हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सीटेट जनवरी 2012 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को। इससे पहले की वीडियो में हमने सीटेट जून 2011 के क्वेश्चन पेपर को डिस्कस किया था, यानी उसमें उसके सीडीपी पोर्शन को हमने एनालाइज किया था। और आज हम जनवरी 2012 के क्वेश्चन पेपर के सीडीपी पोर्शन में जो 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनको इसमें डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो की। आशा करते हैं कि इससे पहले का वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है कि जब एक बच्चा फेल होता है तो इसका क्या तात्पर्य है। ए है बच्चे ने उत्तरों को सही तरीके से याद नहीं किया है। बी है बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेनी चाहिए थी। सी है व्यवस्था फेल हुई है। और ऑप्शन डी है कि बच्चा पढ़ाई के लिए योग्य नहीं है। तो इसका सही आंसर है कि यदि बच्चा फेल होता है तो इसका मतलब है व्यवस्था फेल हुई है। यानी छात्र यदि सामान्य है, छात्र किसी भी प्रकार से मानसिक रोग से पीड़ित नहीं है या उसमें किसी प्रकार की मानसिक विकलांगता नहीं है, तो ये माना जाएगा कि यदि छात्र फेल हुआ है तो व्यवस्था फेल हुई। यानी सामान्य छात्र यदि परीक्षा में फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि शिक्षण व्यवस्था फेल हुई है, यानी शिक्षक उसे सिखाने में असफल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है। ए है बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। बी है रटने को प्रोत्साहित करके। सी है अग्र शिक्षण की तकनीकी अपनाकर। और डी है परीक्षण परिणामों पर केंद्रित होकर। यानी कौन सा तरीका अपनाकर हम शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन कर सकते हैं। यानी जो शिक्षक केवल पढ़ाने पर जोर ना देकर वो बच्चों के सीखने पर जोर दे, यानी अधिगम को प्रोत्साहित करे। तो इस ऐसा जो परिवर्तन किया सकता है वो एक ही विधि द्वारा किया जा सकता है, यानी बाल केंद्रित शिक्षा अपनाकर। ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा कि बाल केंद्रित शिक्षा अपनाकर ऐसा परिवर्तन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीजों का अंकुरण संकल्पना की शिक्षण की सबसे प्रभावी पद्धति क्या है। यानी बच्चों को सिखाना है कि बीजों का अंकुरण कैसे होता है, तो ये हम सबसे प्रभावी तरीके से कैसे सिखा सकते हैं। ए है विद्यार्थियों द्वारा पौधों के बीज बोना और उनके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना। बी है श्याम पट पर चित्र बनाना और वर्णन करना। सी है बीजों की वृद्धि के चित्र दिखाना। और डी है विस्तृत व्याख्या करना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, ये विद्यार्थियों द्वारा को कुछ बीज दिए जाएं और वो उसे बोएंगे, उसके बाद उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करेंगे। क्योंकि यदि बच्चों को प्रयोगात्मक रूप से कुछ करवा के उन्हें सीखने का मौका दिया जाए तो वो और प्रभावी तरीके से सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा यानी जो इंक्लूसिव एजुकेशन होती है उसका तात्पर्य क्या है। एक है कक्षा में ये विविधता का उत्सव मनाती है। बी है दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रिया को बढ़ावा देती है। सी है तथ्यों की शिक्षा से संबंधित है, यानी फैक्ट पे ज़्यादा जोर दिया जाता है। डी है हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है। तो ये शिक्षकों से संबंधित नहीं है बल्कि बच्चों के यानी छात्रों की शिक्षा से संबंधित है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कि समावेशी शिक्षा कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। क्योंकि समावेशी शिक्षा सभी बच्चों के समायोजन की बात करती है, यानी चाहे वो सामान्य बालक हो या विशेष बालक यानी दिव्यांग बालक हो, सभी को एक ही प्रकार के विद्यालय में समान रूप से शिक्षण का अधिकार इसके द्वारा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रकार के प्रश्नों को वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रेणी में रखा जा सकता है। यानी किस प्रकार के प्रश्न को हम ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न के श्रेणी में रख सकते हैं। ए है लघु उत्तरात्मक प्रश्न। बी है सत्य या असत्य वाले प्रश्न। सी है मुक्त उत्तर वाले प्रश्न। और डी है निबंधात्मक प्रश्न। तो जो सत्य या असत्य वाले प्रश्न होते हैं इनको हम वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की श्रेणी में रख सकते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है, यानी कौन सी प्रोग्रेसिव एजुकेशन की विशेषता है। ए है केवल प्रस्तावित पाठ्य पुस्तकों पर आधारित अनुदेश देना। बी है परीक्षाओं में अच्छे अंक प्राप्त करने पर बल। सी है बार बार ली जाने वाली परीक्षाएं। और डी है समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। तो प्रगतिशील शिक्षा की जो विशेषता है वो है समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षक प्रश्न पत्र बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं। वह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र के बारे में चिंतित है, यानी प्रश्न पत्र की कौन सी विशेषता के बारे में वो चिंतित है।
ए है संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करने के, बी है प्रश्नों के प्रकार के, और सी है विश्वसनीयता के बारे में, और डी है वैधता के बारे में। तो यहाँ शिक्षक प्रश्न पत्र की वैधता के बारे में चिंतित है, यानी जो प्रश्न पत्र उसने बनाया है क्या वो उस उद्देश्य को पूरा कर रहा है कि नहीं जिस उद्देश्य के लिए उसे बनाया गया है। यानी जब प्रश्न पत्र जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया होता है उस उद्देश्य को पूरा कर रहा होता है, यानी जिस योग्यता को मापने के लिए बनाया गया है, अगर वो उस योग्यता को मापने में सक्षम है तो इस माना जाता है कि जो प्रश्न पत्र है वो वैध है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, वैधता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवेचना शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्कड़ा नहीं करना चाहिए। बी है बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं या अप्रासंगिक है, और सी है शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्षण महत्वपूर्ण होते हैं, और डी है एक शिक्षक को हमेशा कक्षा कक्ष के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए। तो विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र ये मानता है कि जो शिक्षार्थी हैं यानी जो विद्यार्थी हैं उनके अनुभव और प्रत्यक्षण महत्वपूर्ण होते हैं, यानी विद्यार्थियों के अनुभव महत्व रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किन सिद्धांतों पर आधारित है। ए, बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर जानते हैं। बी है किसी भी कीमत पर विद्यार्थियों को अच्छे ग्रेड मिलने चाहिए, तो इसका ये उद्देश्य बिल्कुल भी नहीं है। सी है विद्यालय बाह्य परीक्षा निकायों की अपेक्षा ज़्यादा सक्षम है, ये भी नहीं कहा जा सकता है। डी है आकलन बहुत किफ़ायती होना चाहिए, मितव्ययी होना चाहिए, तो इसका उद्देश्य ये भी नहीं है। ये मुख्य रूप से इस सिद्धांत पर आधारित है कि बाह्य परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहतर तरीके से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को ए, सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। बी है कठोर अनुशासन सुनिश्चित करना चाहिए। सी है परीक्षाओं की संख्या बढ़ा देनी चाहिए, और डी है अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी सीखने के विविध अनुभवों को उपलब्ध कराना चाहिए। यानी शिक्षक को ये पता है कि शिक्षार्थी जो है वो सीखने में व्यक्ति विभिन्नता प्रदर्शित करते हैं, यानी प्रत्येक बच्चे की जो सीखने की शैली है वो अलग है, उनकी सीखने की गति भी अलग है। तो इसलिए शिक्षक का यह कर्तव्य होता है कि वो सीखने की विविध अवसर प्रदान करे जिससे कि शिक्षार्थी प्रभावशाली तरीके से सीख सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है। ए, सभी की विकास दर समान नहीं होती है। बी है विकास हमेशा रेखीय होता है, और सी है यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है, और डी है विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं है। तो जब विकास की बात करते हैं तो विकास कभी भी रेखीय नहीं होता है, और ये निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, न कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। ये कथन असत्य है, क्योंकि विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया और ये जीवन पर्यंत चलता है। और विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित नहीं है, तो ये कथन भी गलत है कि क्योंकि विकास की सभी प्रक्रियाएं अंतर संबंधित होती हैं, यानी एक पक्ष का जो विकास है वो दूसरे पक्ष के विकास से अंतः संबंधित होता है। यानी जो सामाजिक विकास है वो मानसिक विकास से संबंधित है, सामाजिक विकास से संबंधित है। इसी प्रकार बच्चे का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास सभी एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होते हैं। तो इसलिए ये नहीं कहा सकता कि ये एक दूसरे से अंतर संबंधित नहीं है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कि सभी बच्चे की विकास दर समान नहीं होती। इनके विकास का जो पैटर्न होता है, प्रतिमान होता है, वो तो समान होता है, लेकिन इनके विकास की दर प्रत्येक बच्चे की अलग अलग होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव विकास के क्षेत्रों में विभाजित किया सकते हैं, यानी कौन कौन से क्षेत्र में मानव विकास को विभाजित किया सकता है। पहला है शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। दूसरा है संवेगात्मक, संज्ञानात्मक, आध्यात्मिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक। तो आध्यात्मिक विकास जैसा कोई पक्ष नहीं होता है। सी ऑप्शन है मनोवैज्ञानिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। डी है शारीरिक, आध्यात्मिक, संज्ञानात्मक और सामाजिक। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक। ये मुख्य रूप से 4 पक्ष होते हैं मानव विकास के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका पाठ्य वस्तु और फल सब्जियों के चित्रों का प्रयोग करती है।
और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है। विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। यह उपागम किस पर आधारित है? ए है अधिगम के शास्त्रीय अनुबंधन पर, बी है पुनर्बलन के सिद्धांत पर, सी है अधिगम के सक्रिय अनुबंधन पर और डी है ज्ञान के निर्माण पर। तो शिक्षिका का जो ये प्रयास है, शिक्षिका की जो शिक्षण पद्धति है, वो मुख्य रूप से ज्ञान के निर्माण पर आधारित है, यानी बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। तो बच्चे के रोने का कारण क्या है? ए है सामाजिक दुश्चिंता, बी है संवेगात्मक दुश्चिंता, सी है अजनबी दुश्चिंता, डी है वियोग दुश्चिंता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, संवेगात्मक दुश्चिंता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है। ए है अपने सामाजिक मानदंड बनाना, बी है समाज में बड़ों का सम्मान करना, सी है सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन करना और ऑप्शन डी है सामाजिक मानदंडों का सदैव पालन करना। तो शिक्षा के क्षेत्र में जब हम समाजीकरण से बात करें तो इसका अर्थ होता है सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन करना, क्योंकि शिक्षा समाजीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाती है और शिक्षा के माध्यम से मनुष्य अपने जो सामाजिक मूल्य हैं, आदर्श, व्यवहार आदि को सीखता है और अपने आप को उनके अनुरूप बनाने का प्रयास भी करता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन करना समाजीकरण का तात्पर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य स्तर की एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है। यह दर्शाता है, यानी यह व्यवहार क्या दर्शाता है? ए है प्रयोजनात्मक उपागम, बी है लैंगिक पूर्वाग्रह और सी है वैश्विक प्रवृत्तियाँ और डी है प्रगतिशील चिंतन। तो इस विद्यालय का यह व्यवहार कि वह एक गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यालय से विद्यार्थियों का चयन करते समय लड़कियों को वरीयता देता है, ये लैंगिक पूर्वाग्रह को दर्शाता है, क्योंकि विद्यालय का यह मानना है कि लड़कियां ज़्यादा अच्छे से गा सकती हैं। तो इसलिए ये एक लैंगिक पूर्वाग्रह है, क्योंकि जितना अच्छा लड़कियां गा सकती हैं उतना अच्छा लड़के भी गा सकते हैं। इसलिए ये मानना कि इस कार्य के लिए लड़कियां ज़्यादा योग्य हैं, ये लैंगिक पूर्वाग्रह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की बच्चों की सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? ए है आनुवंशिक, बी है नैतिक, सी है शारीरिक और डी है सामाजिक। तो वाइगोत्स्की मुख्य रूप से बच्चों की सीखने में सामाजिक तत्व को वरीयता देते हैं, इसकी भूमिका को सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है, वह प्रभावित है? ए है कोहलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत से, बी है गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से, सी है वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत से और डी है पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से। तो शिक्षिका का यह कार्य कि वो विभिन्न बच्चों के विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण यानी विविधतापूर्ण कार्यों का उपयोग कर रही हैं। तो शिक्षिका का यह व्यवहार गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंधित है, क्योंकि वो मानती हैं कि प्रत्येक बच्चे की जो सीखने की शैली है वो अलग होती है। तो इसलिए वो विविधतापूर्ण कार्य का उपयोग कर रही हैं कि बच्चे अपने यानी अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सीख सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक शिक्षिका अपने आप में कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती, वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए समूह चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। यह उपागम सिद्धांत पर आधारित है, यानी यह उपागम किस सिद्धांत पर आधारित है? ए है अनुदेशात्मक सामग्री के उचित संगठन पर, बी है अच्छा उदाहरण प्रस्तुत करना और भूमिका प्रतिरूप बनाने पर, सी है सीखने की तत्परता पर और डी है सक्रिय भागीदारी पर। तो शिक्षिका का जो ये व्यवहार है वो सक्रिय भागीदारी पर आधारित है, यानी बच्चे एक्टिवली उसमें पार्टिसिपेट करें और सीखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? ए है बैठने की उचित व्यवस्था, बी है शिक्षण अधिगम संसाधनों की उपलब्धता और सी है विषय वस्तु या अधिगम अनुभवों की प्रकृति और डी है विषय वस्तु में प्रवीणता।
तो कौन सा कारक जो अधिगम को प्रभावित करेगा, लेकिन वो शिक्षक से संबंधित है। तो बैठने की व्यवस्था, संसाधन, विषय वस्तु, ये सभी विद्यालय से संबंधित उपागम है। नहीं, बैठने की व्यवस्था करना विद्यालय का कार्य है, अधिगम सामग्री की उपलब्धता ये भी विद्यालय का कार्य है, लेकिन विषय वस्तु में प्रवीणता ये शिक्षक का योग्यता है। यानी यदि शिक्षक विषय वस्तु में प्रवीण नहीं होगा तो अधिगम कार्य जो है वो प्रभावित होगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, विषय वस्तु में प्रवीणता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है। ए है धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर, बी है व्यवहार के स्पष्ट नियम बनाकर, यानी एक स्पष्ट नियम बना दिए जाए कि बच्चों को ऐसे ही व्यवहार करना है, सी है नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके, डी है कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए इस पर कठोर निर्देश देके। तो हमें बच्चों को कठोर निर्देश बिल्कुल भी नहीं देना है, और ना ही हम धार्मिक शिक्षा को महत्व देकर ही केवल बच्चों में नैतिक मूल्य का विकास कर सकते हैं। नहीं, जब तक हम उस कार्यों को खुद व्यवहार में नहीं लाएंगे तब तक बच्चे उसको अपने व्यवहार में नहीं लाएंगे, क्योंकि बच्चे अनुकरण के माध्यम से सीखते हैं। यदि शिक्षक का व्यवहार उत्तम रहेगा तो बच्चे भी शिक्षक को देखकर अच्छा व्यवहार करेंगे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटे शिक्षार्थियों को कक्षा में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे वे एक दूसरे से प्रश्नों के उत्तर सीख सकें, पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा कर सकें, वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें, और डी है कि शिक्षक कक्षा को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सकें। तो इसका उद्देश्य है कि वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल भी सीख सकें, क्योंकि जब बच्चे आपस में अंतःक्रिया करेंगे तो उनमें सामाजिकता का विकास होगा, उनका समाजीकरण होगा, और कुछ जो है सामाजिक कौशल है वो उनके अंदर डेवलप होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक निर्योग्य बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए। ए है बच्चे की निर्योग्यता के अनुसार उसे विशेष विद्यालय में भेजने का प्रस्ताव देना चाहिए। तो ये हमें बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि वर्तमान में समावेशी शिक्षा पर जोर दिया जाता है, तो हमें किसी भी बच्चे को विशेष विद्यालय नहीं भेजना है। बी है उसे अन्य विद्यार्थियों से अलग रखना चाहिए, तो ये भी हमें नहीं करना है। सी है सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चों के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए, और डी है प्रवेश परीक्षा लेनी चाहिए। तो हमें किसी भी प्रकार की प्रवेश परीक्षा नहीं लेनी है, बल्कि बच्चे के अधिगम के लिए उसके शिक्षण के लिए सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरण के अनुसार इंद्रिय गामक यानी संवेदी प्रेरक जो सेंसरी मोटर स्टेज है अवस्था किसके साथ संबंधित है। ए है अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण, बी है तार्किक रूप से समस्या समाधान की योग्यता, और विकल्पों के निर्वचन और विश्लेषण की योग्यता भी संवेदी प्रेरक अवस्था में नहीं आती है, डी है सामाजिक मुद्दों से सरोकार। तो इस एज का जो बालक होता है उसका सामाजिक मुद्दों से कोई सरोकार नहीं होता है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन ए होगा कि अनुकरण की प्रवृत्ति होती है, क्योंकि इस अवस्था का बालक बहुत छोटा होता है तो वो अनुकरण की प्रवृत्ति उसमें होती है, और स्मृति था कुछ मानसिक निरूपण की योग्यता उसमें होती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, मानव व्यक्तित्व परिणाम है, किसका परिणाम है। ए है पालन पोषण और शिक्षा का, बी है आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का, सी है केवल वातावरण का, और डी है केवल आनुवंशिकता का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ये जो मानव व्यक्तित्व है वो आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम है, यानी मानव विकास न तो केवल वातावरण पर आधारित है, ना ही केवल आनुवंशिकता पर। ये वातावरण और आनुवंशिकता का गुणनफल है, यानी जो हेरिडिटी है और जो इन्वायरमेंट है उसको जब हम गुणा करते हैं तो जो हमें परिणाम मिलता है वो मानव व्यक्तित्व है, यानी वो पर्सनालिटी है। यदि कोई भी शून्य होगा तो इसका जो परिणाम होगा वो भी शून्य ही आएगा। तो इसलिए जो मानव व्यक्तित्व है वो आनुवंशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया का परिणाम माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिक्षार्थी हमेशा समूहों में ही बेहतर सीखते हैं।
बी है शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ऐसा ही बताया गया है, यानी हमें ऐसा इसलिए करना चाहिए क्योंकि हमें ऐसा ही प्रशिक्षण दिया गया है। सी है इसमें प्रत्येक शिक्षार्थी को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलते हैं। तो हमें शिक्षार्थी को केवल अनुशासित करने पर बल नहीं देना है, बल्कि उन्हें हमें सीखने के लिए प्रोत्साहित करना है, उनके अधिगम अवसर को हमें बढ़ाना है। डी है बच्चे की विकास दर भिन्न होती है और विभिन्न तरीके से सीख सकते हैं। तो हमें व्यक्तिगत रूप से ध्यान देने का उद्देश्य यही होता है, क्योंकि जो बच्चे हैं उनके सीखने का तरीका भिन्न है और उनके सीखने की दर भी भिन्न होती है और सीखने के तरीके भी भिन्न होते हैं। इसलिए हमें शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से बच्चों पर ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है। ए है प्राकल्पना का परीक्षण करना, यानी जो हाइपोथेसिस होती है उसका परीक्षण करना। बी है समस्या के प्रति जागरूकता। सी है प्रासंगिक जानकारी को एकत्रित करना और डी है प्राकल्पना का निर्माण करना, यानी हाइपोथेसिस का निर्माण करना। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, समस्या के प्रति जागरूकता, यानी हम समस्या को जानेंगे, उसके आधार पर ही हम उसका समाधान खोजेंगे, उससे संबंधित प्रकल्पना का निर्माण करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है। ए है आनुभाविक, बी है भावात्मक, सी है आध्यात्मिक और डी है व्यावसायिक। तो व्यावसायिक, आध्यात्मिक या फिर अनुभवात्मक, ये कोई भी सीखने के क्षेत्र नहीं है, बल्कि जो भावात्मक है वो सीखने का क्षेत्र है। सीखने के मुख्यतः 3 क्षेत्र होते हैं, जिसमें से एक क्षेत्र भावात्मक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जब बच्चा कार्य करते हुए ऊबने लगता है तो यह इस बात का संकेत है कि यह संभवतः कार्य यांत्रिक रूप से बार बार हो रहा है। बी है कि बच्चा बुद्धिमान नहीं है, सी है बच्चे में सीखने की योग्यता नहीं है और डी है बच्चे को अनुशासित करने की ज़रूरत है। तो ये एक बच्चा है जो कार्य करते समय बार बार ऊबने लगता है, तो ये इस बात का संकेत है कि जो कार्य है वो संभवतः बार बार से यांत्रिक रूप में बार बार से घटित हो रहा है, इसलिए बच्चा उस कार्य को करते हुए अब ऊबने लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियां की ओर संकेत करती हैं, यानी जो बच्चे द्वारा जो त्रुटियां की जाती हैं, जो गलतियां की जाती हैं, वो किस ओर संकेत करती हैं। ए है कि वे कैसे सीखते हैं, इस ओर संकेत करती हैं। बी है यांत्रिक अभ्यास की आवश्यकता की ओर संकेत करती हैं। सी है सीखने की अनुपस्थिति, यानी बच्चा सीख ही नहीं रहा है, इस ओर संकेत करती हैं। और डी है शिक्षार्थियों के सामाजिक आर्थिक स्तर को की ओर संकेत करती हैं। तो जो बच्चे के द्वारा सीखने में त्रुटियां की जाती हैं, सीखने के दौरान जो त्रुटियां की जाती हैं, वो इस बात का संकेत देती हैं कि बच्चा कैसे सीखता है, यानी बच्चे द्वारा की जाने वाली त्रुटियों के आधार पर हम ये पता लगा सकते हैं कि बच्चा किस प्रकार से सीखता है। तो ये कुछ 30 क्वेश्चन थे जो हमने आज डिस्कस किया। आशा करते हैं कि आपको ये पसंद आया होगा और आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल भी होगा।